हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग CUET BLLB के डोमेन सब्जेक्ट यानी लीगल स्टडीज़ को, जो हमारा क्लास 12th की NCERT है, वही लीगल स्टडीज़ में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम क्रिमिनल लॉ को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने दो टॉपिक्स यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट लॉ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोज ना देखे हों तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट होइए। CUET टॉम प्रैंकर्स की लीगल स्टडीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस पर जाकर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। जैसा कि यहाँ देखिए, द टर्म क्राइम, क्राइम क्या है इसे हम जानते हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं टर्म क्राइम। क्राइम डिनोट्स एन अनलॉफुल एक्ट, या अनलॉफुल एक्ट को डिनोट करता है। और अनलॉफुल एक्ट पनिशेबल बाय स्टेट, जो भी अनलॉफुल एक्ट आपके द्वारा किए गए होंगे, जो भी विक्टिम्स के जो भी एक्यूज के द्वारा क्राइम किए होंगे, अनलॉफुल एक्ट किए गए होंगे, इलीगल एक्ट किए होंगे, उसे एक स्टेट यानी कि कह सकते हैं स्टेट के द्वारा पनिश किया जाएगा। और उस यहाँ देखिए दिया गया है सेकंड में हमारा, द बॉडी ऑफ लॉज, यानी जो बॉडीज बनाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूट करके, कोर्ट हुए और गवर्नमेंट हुई, तीन प्रकार की बॉडीज हमारे यहाँ कार्य करती हैं। तो यहाँ देखिए बॉडीज जो बनाई गई है उनको डील करने के लिए, और उन वो जो आपको जो उस एक्यूज को पनिशमेंट देंगी, उस पनिशमेंट को जिस लॉ के थ्रू देंगी उसे ही क्रिमिनल लॉ कहा जाता है। उसे एक्यूज्ड को जिस लॉ के थ्रू पनिश किया जाता है किसी बॉडी के द्वारा जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसे ही क्रिमिनल लॉ कहते हैं। आगे हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ क्राइम। यहाँ देखिए कैटेगरीज ऑफ क्राइम को हम देखेंगे, पांच प्रकार के, पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है हमारे क्राइम को। तो फर्स्ट है हमारा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई क्राइम किया जाए। हालांकि ये पांचों इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा एक सरसरी निगाह से। तो सेकंड हमारा है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी पर्सन के को हानि पहुंचाने के लिए कोई किया गया क्राइम जो होता है, क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन होता है। और थर्ड हमारा है क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी, मोरालिटी के तहत, मोरालिटी के खिलाफ किया गया हो। और वाइट कलर क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यहाँ पे देखिए पांचवा हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। आगे हम देखते हैं प्रोस्टिट्यूशन। ये प्रोस्टिट्यूशन जो है इज इलीगल इन इंडिया, इंडिया में इलीगल है, इसे सभी जानते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ये केवल यस या नो में पूछा जाने वाला केवल 5 नंबर का क्वेश्चन है। CUET BLLB का जो 2022 का एग्जाम हुआ उसमें दिया था, क्या प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है या नहीं, तो उसमें बताना था हाँ या नहीं। तो प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में इलीगल नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे क्राइम के स्टेजेस को देखेंगे। 4 प्रकार के स्टेजेस क्राइम में होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटेंशन। इंटेंशन देखिए कैसे होगा। चौथा पहले चारों देख लेते हैं। इंटेंशन हो गया, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट और चौथा कमीशन। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट हमारा है इंटेंशन। इंटेंशन कब होगा, देखिए इंटेंशन क्या होता है इसे हम समझाते हैं आपको, आप समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा व्यवहारिक भाषा में। तो इंटेंशन ये होता है, जैसे आप गए वहाँ पे, किसी के घर गए, जैसे ए एक्यूज्ड है, बी, ए ने बी को मारा, तो ए बताएगा कस्टडी में जब उसे लिया जाएगा, तो ए बताएगा कि मैं वहाँ गया, उसके बाद बहुत सारे हीरे जेवरात, उसके पैसे देखे, तो हमारा इंटेंशन चेंज हुआ कि हम इसे मार दें और पैसे, इसके हीरे जेवरात जो भी हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर हम कब्जा कर लें। तो उसका इंटेंशन इस प्रकार का था, तो इसे इंटेंशन कहते हैं। उसके बाद मैं प्रिपरेशन किया, एक्यूज्ड कहेगा कि मैं प्रिपरेशन किया, मैं घर गया, एक गन लिया, गन लेकर आया, या चाकू लेकर आया, उसका गला रेत कर हत्या कर दिया। तो यहाँ जो घर गया और चाकू, उसका घर जाना और चाकू लेकर आना, ये प्रिपरेशन में आता है कि वो उसने प्लान बनाया, उसने अपने आप को प्रिपरेट किया, प्लान किया
तो उसके आगे उसने कहा मैंने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। मैंने गला रेत कर हत्या कर दी तो क्राइम कमिट हो गया, लेकिन उसके पहले ही चाकू से उसने उसके गले पर चाकू रखना ही उसके गले पर चाकू रखना ही अटेम्प्ट हो गया कि चाकू किया और उसके गले पर रख दिया, तो ये अटेम्प्ट हो गया। तो फोर्थ नंबर हमारा कमीशन, उसने कमिट कर दिया, रेत दिया गला तो हत्या हुई। जब मर्डर हुआ तो जाहिर सी बात है हमारा क्राइम कमिट हो गया। जब क्राइम कमिट हुआ तो कमीशन बन गया। आगे देखेंगे हमारा तीसरा नंबर है यहाँ पे एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस एंड मेंस रिया के बारे में देखेंगे हम। एक्टस रियस और मेंस रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लॉ का समझ लीजिए एक प्रकार की आत्मा है, ये सोल है। उसका जो हृदय होता है, मदर ऑफ बोर्ड समझ लीजिए। तो क्रिमिनल लॉ का एक्टस रियस और मेंस रिया का बहुत ही बड़ा रोल है। ये आपको बीए एलएलबी में ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होकर 10th सेमेस्टर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये अगर आप क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो उसके आगे भी मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं हम तीसरा है ए गिल्टी डीड और एक्ट, यानी कि एक्टस रियस जो है उसका मतलब है ए गिल्टी डीड और एक्ट। और मेंस रिया का क्या मतलब है? ए गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि कोई गलत कार्य किया गया तो एक्टस रियस हुआ। अगर आप गलत इंटेंशन रखते हैं अपने माइंड में कि हम मैं इसे मार दूंगा, मैं उसके घर से ये चीज़ चुरा लूंगा, तो ये मेंस रिया के अंतर्गत आता है। और आपने कमिट कर दिया तो एक्टस रियस हुआ। ये दोनों जो हैं, इन दोनों के बिना क्राइम कमिट हो ही नहीं सकता है। आगे हम देखते हैं, फोर्थ है हमारा एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। ये इंपॉर्टेंट मैगजीम्स हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपकी 32 मैगजीम्स हैं आपके सिलेबस में, उसमें से एक ये भी है। तो आप अभी याद कर लीजिए इसे, चाहे आगे चल के याद करिए। अभी याद रखेंगे तो आपको क्रिमिनल लॉ भी अच्छे से, आसानी से आपको आएगा, तो समझ में भी आएगा आपको, आप उसे क्रिमिनल लॉ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए, द एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर क्रिमिनल इंटेंट। इसका मतलब यही है कि कोई भी किया गया कार्य जो आपके इंटेंशन में नहीं था फिर भी आपसे हो गया, मतलब आप कोई क्राइम करने का इंटेंशन नहीं रखते थे कि मैं उसे मारूंगा नहीं, केवल मैं जाकर उसे थप्पड़ मार दूंगा। मान लीजिए आप उसे कहीं और को चोट लग गई, मैं उसे धक्का दे दिया, मेरा केवल इंटेंशन था उसे धक्का देने का, लेकिन गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। जब वो उसका उसकी मृत्यु हुई तो आपके ऊपर क्राइम का चार्ज लगेगा। जब आपका क्राइम चार्ज लगेगा तो आप कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में आपका वकील, जो डिफेंडेंट का वकील होता है, यही यही एक प्रिंसिपल यूज करेगा कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, कि हमारे जो डिफेंडेंट हैं वो किसी प्रकार का क्रिमिनल इंटेंट नहीं रखते थे, उनसे ये गलती से हुआ है। जैसे अब हम एक केस देते हैं आप लोगों को, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका ये केस एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ये केस एग्जिस्ट करेगा या नहीं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। कि एक व्यक्ति है, केस सुनिए ध्यान से, कि एक व्यक्ति है, रोड के किनारे जा रहा है, पीछे से 4-5 गाड़ियाँ जो कि आर्मी पर्सनल की हैं, आर्मी की गाड़ियाँ, आर्मी के ट्रक्स हैं, आ रहे हैं। तो आते हुए उसे आर्मी का एक ट्रक कुचल दिया, का एक ट्रक उसे कुचल दिया। तो क्या उस व्यक्ति के घर वाले आर्मी के ऊपर आर्मी आर्मी के ऊपर या उस आर्मी के ड्राइवर के ऊपर केस कर सकते हैं क्या? या केस अगर केस करते हैं तो क्या यह केस एग्जिस्ट होगा या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना है आपको, आप कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि किल्स एन एग्जीक्यूशनर्स जॉब, यानी एक जल्लाद जो होता है, जो फांसी देता है, उसे उसमें एक्टस रियस नहीं होता है। और एक आर्मी पर्सनल में भी एक्टस रियस नहीं होता है जब तक वह अपनी ड्यूटी पर होता है। तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि उस केस का क्या, हमने जो केस बताया उसका आंसर क्या होगा। हमने हिंट दे दिया है वहाँ पे आगे। तो नोट हम देखेंगे आगे अपना।
द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया इवॉल्व इन इंग्लैंड। जो मेंस रिया का कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड में 17th सेंचुरी के लगभग हुआ था। मेंस रिया जो है इंग्लैंड में 17th सेंचुरी के दौरान डेवलप हुआ था। इसके आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यहाँ आप देखिए 5 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, 5 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा, देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट है रेट्रीब्यूशन। इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट उधर ही थे और थोड़ा सा आगे भी है, आप देखते रहिए। फर्स्ट है रेट्रीब्यूशन, सेकंड है डिटरेंस। फर्स्ट है रेट्रीब्यूशन, सेकंड है डिटरेंस, थर्ड है हमारा इनकैपेसिटेशन, फोर्थ है हमारा रिहेबिलिटेशन, फिफ्थ है हमारा रिस्टोरेशन। आप लोग इसे याद रखिएगा। सोर्सेस ऑफ क्रिमिनल लॉ, आप लोग ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्रिमिनल लॉ के क्या क्या सोर्स हैं, आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी 1862 में फोर्स में आया था और फोर्स में आया था, सीआरपीसी 1973 का। अब देखते हैं हम थोड़ा सा आईपीसी के बारे में, थोड़ा सा आईपीसी के बारे में देखेंगे। आईपीसी 1860 का है। 1860 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। 1862 में यह केम इनटू फोर्स हुआ, मतलब अस्तित्व में आया। उसके बाद यह जो 1862 में आया, सबसे पहले इसे थॉमस मैकाले ने 1834 कह सकते हैं आप, यह दिया गया है कि इसे पहली बार थॉमस मैकाले ने 1834 थॉमस मैकाले ने 1834 में पहली बार आईपीसी को इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति यही थे, थॉमस मैकाले। ध्यान रखिएगा, यह इंडिया में चलाया जाने वाला मेन क्रिमिनल कोड है, प्रोसीजर कोड नहीं है, क्रिमिनल कोड है। इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, इंडिया में चलाया जाने वाला क्राइम को चलाने वाला मेन क्रिमिनल कोड यही है। इसमें 23 चैप्टर्स हैं और 500 से अधिक सेक्शंस हैं। और आगे देखेंगे हम, ये फर्स्ट टाइम थॉमस मैकाले इंट्रोड्यूस किए थे 1834 में। यह एक प्रकार का कम्प्रिहेंसिव कोड है। इतनी बातें आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं और इतनी बातें आप ध्यान में रखें। थोड़ी बहुत और भी बातें आप लोग आईपीसी सीआरपीसी के बारे में अगर जानने की कोशिश करते हैं तो आप जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में इतना ही दिया गया है, इसलिए हमने इतना ही कवर किया है। आगे हम देखते हैं थेफ्ट। थेफ्ट जो है एक प्रकार का क्राइम ही है, तो इसे सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी में कवर किया गया है, 379 में कवर किया गया है। इसकी जो पनिशमेंट होती है 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट होती है प्लस फाइन होती है। अगर आप ज़्यादा बड़ा क्राइम, ज़्यादा चोरी वगैरह नहीं किए, पहली बार है या फिर कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत अमाउंट है, तो आप पर फाइन मार के छोड़ दिया जाएगा। जज आप पे रहम दिखाता है, कह सकते हैं आप तो, या फिर 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट करके वो छोड़ देगा। आगे हम सीआरपीसी के बारे में देखेंगे। आईपीसी हमारा हो गया, सीआरपीसी हमारा 1973 का है। तो फर्स्ट हमारा इसमें है, इन दिस इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंडर। ये जो सीआरपीसी है यह जांच एजेंसियों के लिए या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए होती है। सीआरपीसी में यही बताया गया होता है किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, किस प्रकार से ट्रायल किया जाएगा, किस प्रकार से कस्टडी में लिया जाएगा, कैसे पूछताछ की गई होगी, थर्ड डिग्री इसमें दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से किस प्रकार से प्रोसीजर है उसका, इसका नाम ही है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो किस प्रकार से प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसीजर क्या है वो इसमें बताया गया होता है। सेकंड हमारा है, ऑल सच ऑफेंसेज आर कवर्ड बाय सीआरपीसी व्हिच आर मेंशन्ड इन आईपीसी। यानी कि जो सीआरपीसी में ऑफेंसेस कवर हैं, ऑफेंसेस यानी कि थेफ्ट, मर्डर, रेप, डकैती, रॉबरी एक्सेट्रा, ये सब जितने भी आईपीसी में कवर किए, सीआरपीसी में कवर हैं, उतने ही आईपीसी में भी मेंशन है, उतने ही आईपीसी में भी कवर किए गए हैं। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेज। ऑफेंसेज के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग देखिएगा। तो फर्स्ट है हमारा बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। इसके बारे में हमने लिखा नहीं है, फिर भी आप लोगों को बता देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारी बातों को सुनिए कि बेलेबल नॉन बेलेबल क्या है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या है, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल क्या है। आप लोग एक बार सुने रहिएगा तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, सीधे इसके डिफिनीशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बताते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या है। बेलेबल, इसके मीनिंग से ही पता चलता है, बेल, बेल एबल
यानी कि जिसे बेल मिल सके या बेल लेने के योग्य हो, जो ऑफेंसेस बेल लेने के यानी जमानत कराने के योग्य हों, और नॉन बेलेबल जो जमानत कराने के योग्य ऑफेंसेस ना हो, जिनमें जमानत ना हो सके। जिसमें जमानत हो सके उसे बेलेबल, जिसमें जमानत ना हो सके उसे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। सेकंड हमारा है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल में क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं संगीन अपराध, इसे कहेंगे नॉन संगीन मतलब असंगीन अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। संगीन और असंगीन, इसमें यही होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। यहाँ देखेंगे हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपको बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के इशू किए गए वारंट के बिना ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। कॉग्निजेबल में मर्डर, रेप, डकैती यही सब आता है, मतलब मोस्ट क्राइम, बिगेस्ट क्राइम जो होते हैं उसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कैटेगरी में रखे गए हैं। नॉन कॉग्निजेबल में जैसे मारपीट कर लिए आप, किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, ये नॉन कॉग्निजेबल है। या फिर कह सकते हैं कि मारपीट हो गई किसी राजस्व संबंधी मामले में, खेती और किसी आबादी के चक्कर में, तो किसी को मारपीट दिए हैं तो नॉन कॉग्निजेबल में आता है। इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में यही होता है कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आप मूवी वगैरह में सुने होंगे या फिर किसी बड़े व्यक्ति से जाते हैं तो कहते हैं कि क्या आपके पास वारंट है, क्या आपके पास वारंट है हमें गिरफ्तार करने का, वो वारंट मांगते हैं। तो ये वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होता है, तभी वो वारंट मांगते हैं। थर्ड हमारा है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल में यही अंतर है कि कंपाउंडेबल जो है वो कोर्ट के बाहर उसका समझौता किया जा सकता है, मतलब कंपाउंडेबल जो है वो कोर्ट के बाहर भी उसे उसका समझौता किया जा सकता है कि हाँ आप समझ लीजिए, आप भी समझ लीजिए, आप भी ऐसा ना कीजिए, आप भी ऐसा ना कीजिए, दोनों लोग राजी हो जाएं, कोर्ट के बाहर, कोर्ट में ना जाना पड़े। नॉन कंपाउंडेबल जिसके लिए कोर्ट जाना ही पड़े, जैसे कि कोई संगीन अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसके लिए कोर्ट जाना ही पड़ेगा। जिस मतलब कि जिसका कोर्ट में निस्तारण हो उसे कंपाउंडेबल, और जिसका निस्तारण बाहर जिसका निस्तारण कोर्ट में हो और नॉन कंपाउंडेबल जिसका निस्तारण कोर्ट के बाहर हो, कंपाउंडेबल कहलाता है। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, बेलेबल क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है, कंपाउंडेबल क्या है, नॉन कंपाउंडेबल क्या है, ये सारे ऑफेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी एक बार हम रिपीट कर देते हैं। बेलेबल जिसमें बेल आपको मिल सके, नॉन बेलेबल जिसमें बेल आपको ना मिल सके, कॉग्निजेबल जिसमें वारंट के बिना आपको गिरफ्तार किया जा सके, नॉन कॉग्निजेबल बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, कंपाउंडेबल जिसका समझौता कोर्ट के बाहर भी हो सकता है, नॉन कंपाउंडेबल जिसके लिए कोर्ट जाना ही पड़े, उसका कोर्ट से ही समझौता हो सकता है। तो ये इतने ऑफेंसेस थे, आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं, देखेंगे हम वारंट। वारंट के बारे में देखेंगे यहाँ पे। वारंट, ए वारंट रिलेट्स टू ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ग्रेटर देन 2 ईयर्स, यानी 2 साल से अधिक के लिए, अगर आपको 2 साल से अधिक के लिए आप एक ऐसा क्राइम किए हैं जिसमें आपको 2 साल से अधिक का इम्प्रिजनमेंट होगा या कैपिटल पनिशमेंट, यानी आपको डेथ, मृत्यु का पनिश दिया जाएगा आपको, यानी कि आप एक ऐसा क्राइम किए हैं जिसमें 2 साल से अधिक का या मृत्यु पनिशमेंट दी जाती है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जाता है। आगे देखेंगे हम समन में। जैसे ही आप लोग केवल वारंट सुने होंगे, तो आज 2 चीज़ें और सुन लीजिए, समन और समरी। यानी कि वारंट के एकदम, वारंट के ओवरलैपिंग करके, या कह सकते हैं वारंट के सिमिलर ही, लाइक जस्ट वारंट, समन और समरी जो है वो भी कार्य करते हैं। समन और समरी एकदम वारंट की तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शंस वगैरह है। तो देखते हैं हम क्या है। लेस देन 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा पनिशमेंट दिया जाएगा कि जो 2 वर्ष से कम हो, तो आपको समन
मजिस्ट्रेट इशू करेगा। यहाँ देखिए मजिस्ट्रेट कैन बी इशू, यानी कि मजिस्ट्रेट इशू करेगा, लेकिन कब? जब आपको 2 साल से कम की सज़ा हो तब। अब समरी देखेंगे यहाँ पे, समरी कब दी जाएगी? समरी जब 3 मंथ यानी 3 मंथ से कम का इम्प्रिजनमेंट होगा और मजिस्ट्रेट इसे इशू करता है। आगे देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, इंपॉर्टेंट है ये, नोट देख लीजिएगा, डिवाइड इनटू 3 पार्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आगे हम अपना देखेंगे कन्फेशन और एडमिशन। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है क्राइम का, या फिर कह सकते हैं सीआरपीसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जांच एजेंसी हो या फिर कह सकते हैं पुलिस कस्टडी में लिए हुए लोगों को, या फिर एडवोकेट के द्वारा भी लिए गए, जो उनके कह सकते हैं कि उनकी पूछताछ होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, उनमें भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आइए हम समझते हैं कन्फेशन और एडमिशन क्या है। तो आप एक व्यवहारिक भाषा में समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे कि ए ने बी की हत्या की, ए ने बी का मर्डर किया, एक यही बताएगा कि मैं उसके यहाँ गया, उसकी प्रॉपर्टी को देखा तो हमारे दिमाग में एक गलत इंटेंशन आया और मैंने सोचा कि उसकी प्रॉपर्टी को अपने पोसेसन में ले लूँ, इसलिए मैंने घर गया और एक गन ली और गन से आकर उसे शूट किया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई और मैंने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। यह इतना चीज़ें बताएगा आप। यही 4 अटेम्प्ट हमने पीछे बताया है कि 4 के चारों अटेम्प्ट यही बताएगा कि इंटेंशन हुआ, प्रिपरेशन हुआ और अटेम्प्ट हुआ और उसके बाद कमीशन हुआ। तो ये चारों चीज़ें बताएगा। तो कस्टडी में लिए हुए व्यक्ति जो ए है यही बताएगा कि हमने ये कार्य किया। तो जो उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, यानी कि मैं प्रॉपर्टी देखने से लेकर कब्जा करने तक पूरी की पूरी जो उसकी दी गई जो इंफॉर्मेशन है वो एडमिशन होगा, यानी कि उसके द्वारा जितनी भी स्टेटमेंट दिए होंगे पूरा का पूरा एडमिशन होगा। यहाँ देखिए ऑल स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड, पुलिस कस्टडी में लिया गया व्यक्ति जो कि ए है, एक्यूज्ड है, वह उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगा। लेकिन वहीं कन्फेशन क्या होगा? कन्फेशन में बस इतना ही होता है, छोटा सा एक क्लू है, देखिएगा यहाँ पे, एडमिशन पूरा उसका स्टेटमेंट होगा, लेकिन कन्फेशन क्या होगा? कन्फेशन बस इतना होगा, मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया, बस वो एक्सेप्ट कर ले कि मैंने उसे मार दिया, वही कन्फेशन हो गया। मैंने उसे मार दिया, यही कन्फेशन हुआ। बस उसने ये कह दिया कि मैंने उसे मारा, या कह दिया मैंने उसे नहीं मारा, यही कन्फेशन होता। तो कन्फेशन जो है सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आता है। आगे हम देखेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग कुछ दिया नहीं गया था, इसकी डेफिनेशन ही केवल दी गई थी, इसलिए हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा। तो हम आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। मान लीजिए ए वर्सेस बी का एक केस है, ए भी गया और बी भी गया कोर्ट में, तो दोनों कोर्ट में गए, दोनों के वकील हैं साथ में, जज साहब सामने बैठे हैं। तो वकील जो है ए का वकील ए से ही क्वेश्चन करता है, अगर ए का वकील ए से ही पूछताछ करता है तो हुआ एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी ए का वकील ए से ही पूछताछ करता है, मतलब हमारा वकील हम ही से पूछताछ कर रहा है जज के सामने कि हाँ बताओ, क्या तुमने जुर्म किया, क्या तुमने जुर्म नहीं किया, ये सब चीज़ें पूछता है। क्या चाकू उसके घर मिली थी तो क्या तुम ले गए थे, ये सब चीज़ें अगर पूछ रहा है तो हमारा ही वकील तो एग्जामिनेशन चीफ हुआ। और अपोजिशन पार्टी का वकील जो कि बी का वकील जो है ए से पूछता है कि क्या आप यह कृत्य यह कार्य किए हैं, यह एक्ट किए हैं या जुर्म किए हैं आप, तो या फिर कोई और क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो अपोजिशन पार्टी का वकील है वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे अपोजिशन पार्टी का वकील आपसे क्वेश्चन करता है तो वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो ऐसे ही सीधा समझिए एग्जामिनेशन चीफ इन 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 चीफ
यानी मेरे वकील मुझसे पूछते हैं, और क्रॉस माने क्रॉस, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, यानी कि अपोजिशन पार्टी के वकील हमसे क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। यहाँ हमारा क्रिमिनल लॉ ख़त्म होता है, आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ता हुआ। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ एकदम कंप्लीट होता है। अब टॉपिक्स ऑफ लॉ लगभग हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो ही गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमें पढ़ना नहीं है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस में जितना दिया गया है, लिमिट लगाई गई है, तो हमें लिमिटेड ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो यहाँ आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। आगे हम आर्बिट्रेशन के एडीआर के बारे में जानेंगे। तो उसे जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे प्लेलिस्ट पर लगातार विजिट होते रहिए। हम स्पेशल केसेस जो भी आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, केसेस के थ्रू, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम एक केसेस के ही वीडियो लाएंगे, जो कि सीयूईटी के पेपर में केसेस पूछे जाते हैं। उन्हीं केसेस को मैं पूरी समरी के साथ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितने जजमेंट्स थे, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करके लाऊंगा। तो आप उन सब वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हमारे तो आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।